Good morning student. Today let's go to the next topic, that means Gay-Lussac law of gases volume. ठीक है बेटा, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तक हमने पढ़ लिया था। तो ये नेक्स्ट लॉ क्या कहता है, इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा है कि द रेशो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैसेस ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट कैन बी एक्सप्रेस इन ए सिंपल होल नंबर। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो रेशो होता है किसका, वॉल्यूम ऑफ गैसेस, किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मतलब क्या है बेटा, जब रिएक्टेंट रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट बनता है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। उसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, सिंपल होल नंबर में। ठीक है बेटा, होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मतलब इन ए फ्रैक्शन हम इनको कभी भी शो नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए मान लो H2Cl2 है, H2 + Cl2 तो क्या बनेगा, 2HCl बनेगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब एक वॉल्यूम हमने यूज़ किया H2 का, एक वॉल्यूम हमने Cl2 को यूज़ किया, तो दो वॉल्यूम हमारे पास क्या बना, HCl बना। इसका मतलब 1:1 1:1:2। नेक्स्ट है बेटा एवोगैड्रो लॉ। इसे बेटा प्रपोज किया गया था 1811 में। एवोगैड्रो ने प्रपोज किया था। एवोगैड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी रिमेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या बोल रहे हैं बेटा कि इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ जो गैस होता है किस पे बेटा, इस टाइम होना क्या चाहिए, जो टेम्परेचर और प्रेशर वो सेम होना चाहिए। याद रखना बेटा, जब भी ये लॉस हम पढ़ रहे हैं उस टाइम जो टेम्परेचर और प्रेशर है बेटा वो सेम या तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसने क्या बोला था कि एवोगैड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मतलब एक या दो या दो ज़्यादा गैसेस की बात कर रहे हैं, एट सेम टेम्परेचर और प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब अगर इक्वल नंबर ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं किस टाइम, जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो, तो उनमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो भी क्या होंगे, ऑलवेज सेम होंगे, चाहे गैसेस कोई भी हो। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है, इसका डेफिनेशन यहाँ से यहीं लिखना है, एंड जो ये एवोगैड्रो वाला ये है, ये वाला बेटा यहाँ से यहाँ लिखना है। ठीक है, तो आप अगर देखो बेटा, कोई भी वीडियो को आप रोक कर इनके डेफिनेशंस लिख सकते हो, तभी मैं कैमरे को थोड़ी देर वहाँ होल्ड करता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता लग सके। इसके नेक्स्ट जो बेटा हमने करना है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। वैसे तो 9th में ये हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होता है, फिर भी दोबारा मैं करा देता हूँ। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, इन 1808 डाल्टन पब्लिश ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी इन विच प्रपोज द फॉलोइंग। देखो 1860 में डाल्टन ने कुछ रूल्स दिए थे, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। सबसे पहले देखो बेटा, वैसे जो ये रूल है ना ये फेल हो चुका है। मैं ये 9th में हमने क्या पढ़ा था कि मैटर किसका बना होता है, इंडिविजुअल एटम्स। इंडिविजुअल एटम्स का मतलब कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम, ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मासेस, एटम ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट मासेस। देखो पहले क्या मानते थे, मतलब कि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बेटा ये रूल पूरी तरह से फेल हो गया, मतलब कुछ इसके पॉइंट्स है जो अब और मॉडिफाई हो चुके हैं। फेल वर्ड मैंने चलो गलत यूज़ कर लिया, फेल वर्ड नहीं यूज़ करेंगे बेटा, इसके लिए हम ये यूज़ करेंगे, पहले वो था उसे कॉन्ट्राडिक्ट करके कुछ नए टर्म्स आ गए। जैसे हम क्या बोलते थे, इंडिविजुअल, मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम तोड़ते जा रहे हैं और सबसे छोटे से पार्ट को हम बोलते थे एटम। हम क्या बोलते थे कि एटम से छोटा कुछ नहीं होता, बट बेटा उससे छोटा भी होता है। जैसे कि हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, न्यूट्रॉन होगा, न्यूक्लियस होगा, ये उनसे भी छोटा होता है। एक्चुअली में ये एटम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो हम ठीक है, तभी मैंने बोला कि इसके और एडवांस वर्जन आ चुके हैं। सभी एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव, सभी के जो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होता है इंक्लूडिंग उनके मास। ठीक है बेटा, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है सभी एटम्स की उनकी एक जैसी होती है। मतलब क्या बोल रहे हैं बेटा, अगर एक जैसी एटम से, मान लो कि हाइड्रोजन एटम की बात करें तो चाहे हजारों हाइड्रोजन एटम है, उनकी प्रॉपर्टी सभी एक जैसी होगी। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इन मासेस। ठीक है बेटा, मतलब क्या है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो है उनके वो कैसे डिफर करता है, उनके मास के अकॉर्डिंग। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन द मासेस। वैसे आप ये टॉपिक चाहो तो 9th की किताब से भी पढ़ सकते हो। कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स रेशो। कंपाउंड कैसे बनता है, ठीक है, जैसे कि ये देखो, अगर मैं कंपाउंड देखो कैसे बन रहा है, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, ठीक है बेटा, एक फिक्स अमाउंट में ये लेंगे हम, और इससे क्या बन रहा है हमारा वाटर।
ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एटम का बनेगा जब हम फिक्स रेशियो में क्या लेंगे, इन्हें लेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्टेंट इनवॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि पहले रीऑर्गेनाइज का मतलब बेटा देखो, ऑर्गेनाइज करने का मतलब पता ना आपको, किसी चीज़ को व्यवस्थित करना, इकट्ठा करना, या एक मतलब कि सिस्टमेटिक वे में उसको। रीऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है कि जब हम रिएक्शन करते हैं ना, तो जो रिएक्टेंट रिएक्ट करता है तो वो खुद को रीऑर्गेनाइज करता है, मतलब आपस में जुड़ते हैं और कुछ जो सबसे बेटर कॉम्बिनेशन होता है वो बनाते हैं। केमिकल रिएक्टेंट इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। याद रखना बेटा, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो उसमें ना तो कोई एटम डिस्ट्रॉय होता है ना तो क्रिएट होता है, बस वो जुड़ के रीऑर्गेनाइज हो गए, कुछ नया बनाते हैं। ठीक है, डाल्टन थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और डाल्टन थ्योरी था उसने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें बेटा एटॉमिक मास क्या होता है, द एटॉमिक मास और द मास ऑफ एटम इज एक्चुअली वेरी स्मॉल बिकॉज एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। एक तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूँ, और किसकी एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ, एटम्स की। बेटा हमने स्टार्टिंग में माना था कि एटम सबसे छोटा होता है जिसको और जो इंडिविजुअल होता है। हाँ, बाद में इसके रूल और एडवांस में हमने ये बोला कि एटम्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस होते हैं। तो क्या आपको एक चीज़ बेटा आपको मैं क्लियर कर दूं कि एटम्स को आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप चाहिए, स्ट्रॉन्ग, काफ़ी पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होता है जिनकी हेल्प से इन्हें हम देख सकते हैं। एटम्स की मास बेटा पहले ही काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, इसलिए इनको, ठीक है बेटा, तो और अगर हम बात करें कि अगर इनका मास इतना ज़्यादा स्मॉल होता है तो इसका मतलब क्या है कि इसे कोई भी ऐसा वेइंग बैलेंस नहीं बना जिन पे इनको क्या कर सके, वे किया जा सके टुडे। पर आज के टाइम में बेटा कुछ टेक्निक्स आ गए हैं जिनकी हेल्प से हम इनके मास को वे नहीं, मतलब इनके एग्जैक्ट मास हम निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, और उस टेक्निक को बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। आप में से अगर कोई स्टूडेंट हायर स्टडी करेगा तो वो इसके रिगार्डिंग जरूर पढ़ेगा। बट देखो बेटा, स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ, स्टार्टिंग में जो था, देखो इसके लिए एग्जांपल के लिए मैं क्या दूंगा कि अगर आपने कभी सब्जी खरीदा या कोई भी चीज़ खरीदा तो आपने देखा होगा 1 किलो को बटकरा होता है। तो आपने कभी सोचा है कि किसने बोला वो 1 किलो का है, कहाँ से माना गया वो 1 किलो, क्या कोई देने आया था, क्या आपने भगवान ने दिया था? तो बेटा उसका आंसर है कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था, कुछ साइंटिस्ट और कुछ ग्रुप्स बैठे, उन्होंने क्या बोला कि इस वेट को हम 1 किलो मान रहे हैं। हाँ, उसके लिए उन्होंने कैलकुलेशन जरूर किए थे, बट उन्होंने क्या बोला कि इस पर्टिकुलर हम वेट को 1 kg मान रहे हैं, और उसी को बेटा स्टैंडर्ड मानकर आज बाकी सभी जो मतलब कि वेइंग मशीन्स है या एक्सेट्रा सब बनाया जा रहा है। इन 19th सेंचुरी साइंटिस्ट कुड डिटरमाइन द मास ऑफ वन एटम रिलेटिव टू द अनदर एक्सपेरिमेंट। मीन्स मतलब क्या बोला बेटा कि एक एटम के मास को स्टैंडर्ड रख के उसके रिस्पेक्ट में वो बाकी एटम्स को मास को निकालते। जैसे स्टार्टिंग में हाइड्रोजन के मास को स्टैंडर्ड मास माना गया था और उसके रिलेटिव हमने बाकी चीज़ों के मास को निकाला। जैसे हाइड्रोजन का मास 1 था और उसकी हेल्प से हमने बाकी चीज़ों का मास निकाला था। बट कुछ रीजन्स हुए जिस करके ये रूल्स बंद हो गया और बाद में हाइड्रोजन को रिप्लेस किसने किया? कार्बन ने। द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मास इज बेस्ड ऑन कार्बन 12। ठीक है बेटा, कार्बन का मास होता है 12। तो इन्होंने क्या किया कि कार्बन के मास 12 को स्टैंडर्ड मास मान के इसके बेसिस पर बाकी सभी के मासेस को निकाला गया। एक और बात है बेटा, जैसे कि आपने आइसोटॉप्स तो पढ़े होंगे ना, जैसे हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स क्या है? 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। उसी तरह बेटा कार्बन के भी आइसोटॉप्स होते हैं। कार्बन के आइसोटॉप्स क्या होता है? C12, C13 और C14 होता है बेटा। ठीक है, याद रखना। वन एटॉमिक मास यूनिट डिफाइंड एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू द 1/12 द मास ऑफ द कार्बन। अब देखो बेटा, अगर वन एटॉमिक मास का डेफिनेशन बोलो तो ये डेफिनेशन है, आपने इसी डेफिनेशन को लिखना है कि वन एटॉमिक मास बराबर होगा किसके बराबर? देखो एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास का जब एक्सप्लेनेशन करोगे, मैं बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ करना आपने और एक ये लिखना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, देखो पहले AMU वर्ड यूज़ करते थे, एटॉमिक मास यूनिट, और बाद में इसको रिप्लेस करके सिर्फ U वर्ड यूज़ करने लग पड़े। ठीक है बेटा, मास ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम मास ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो इतना होता है,
ये किसकी हेल्प से निकाला गया था? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो एक मशीन होती है उसकी हेल्प से जब निकाला गया तो मास ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन इतना होता है। ठीक है बेटा, किसकी? मास ऑफ एटम हाइड्रोजन इतना होता है। तो द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखो मास ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ कि कितना जो एटम प्रेजेंट है हाइड्रोजन के अंदर उसका मास इतना होता है। अब मैंने क्या निकालना? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है। तो बेटा याद रखना, जो ये वैल्यू दी हुई ना, और ये क्या दिया हुआ है कि 1 AMU इसके बराबर होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इसके बराबर होता है। जो ये वैल्यू मास ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है ना, इसको 1 AMU की वैल्यू से डिवाइड करोगे और जो मास आएगा ना वो मास ऑफ हाइड्रोजन आएगा। एक्चुअली में मास ऑफ हाइड्रोजन हम 1 बोलते हैं, बट बेटा एक्चुअली में उसका मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? 1.0078 होता है, जिसे हम 1.0080 या 1 ले लेते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर मास ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो 15.995 होता है। ओके, इनमें से अगर आपने कुछ लर्न करना है तो एक 1 AMU की वैल्यू लर्न कर लेना, वो किसके बराबर होता है। तो ये सब लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी कुछ लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, AMU की वैल्यू लर्न कर लेना और आपको और कोई चीज़ लर्न करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, एक छोटा सा काम मैं आपको दे रहा हूँ, आपके जो पीरियोडिक टेबल है उसमें से 1 से 30 तक आपने लर्न करने हैं, हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक, उसका एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक मास। किसी को नहीं पता लगेगा कैसे लर्न करना है तो मुझे आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ लेना। ठीक है बेटा, एंड डाउट बच्चों ज़रूर पूछो। अगर आप डाउट नहीं पूछोगे तो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ आगे आपको प्रॉब्लम्स आने वाली है। ठीक है, आज के टाइम में AMU को रिप्लेस कर दिया U ने। ठीक है बेटा, विच इज़ नाउ एज यूनिफाइड मास। ठीक है, U को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट को U ने रिप्लेस किया, जिसे यूनिफाइड मास बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।